नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का पार्ट 9 वीडियो, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अस्पताल के अवशिष्ट का निपटारा। यानी इससे पहले हम लोग आपको 8 वीडियो आपके यूट्यूब पे दे चुका हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से अगर देखे होंगे तो ये हमारा आज का 9वां पार्ट है, जो कि आपका पर्यावरणीय मुद्दा, जो कि आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय है। इस पे हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अस्पताल के अवशिष्ट का निपटारा। यहाँ पर आपका जो आज का हेडिंग है हम लोगों का वो है अस्पताल का अवशिष्टों का निपटारा। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर प्रत्येक दिन काफ़ी अधिक संख्या में कचरा का उत्पादन होता है। जैसे रोगियों को सुई लगाई जाती है या फिर ब्लड लगा हुआ कॉटन को उपयोग में लाया जाता है, पानी चढ़ाने वाला प्लास्टिक का बोतल रहता है, या फिर ऑपरेशन करने के दौरान में बहुत सारे मटेरियल्स जो खराब पदार्थ होते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में निकलता है। ये सभी पदार्थ को हम लोग कह सकते हैं अस्पताल के अवशिष्टों का निपटारा। तो अब इसको कैसे हम लोग ख़त्म करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि इससे प्रदूषण ना हो तो इसको क्या करना होगा? निपटारा करना होगा। हालांकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि इर्द गिर्द में बहुत सारे कचरा आपको फेंका मिलता है। हालांकि ये कचरा हमारे साधारण कचरा से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखी जाती है जिसमें कि हॉस्पिटल का जो कचरा है वो खुलेआम सड़कों पर देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग को किस प्रकार से निपटारा करना, उसके बारे में आज हम लोग इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, पहले उसको समझ लीजिए और उसको एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि शहरों में फैलते नर्सिंग होम तथा विभिन्न अस्पतालों से अनेक तरह के अवशिष्ट पदार्थ जैसे डिस्कम्पोजेबल इंजेक्शन, संक्रमित सुई या रुई, संक्रमित पट्टियाँ, विभिन्न दवाइयों के प्लास्टर ऑफ पेरिस, रक्त तथा मानव शरीर के कटे हुए हिस्से, खाली बोतलें इत्यादि को प्रतिदिन निकाला जाता है, जिन्हें जहां तहां फेंक दिया जाता है। इनके साथ साथ अनेक हानिकारक सूक्ष्मजीव भी इन अवशिष्ट पदार्थों के साथ वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलेंगे अस्पताल का अवशिष्ट कचरा। और जब तक इसको अगर आप लोग निपटाते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जिसका हम लोग सही से निपटारा नहीं करते हैं। आपको पता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे हमारे बीच क्या खुल रहे हैं जी, नर्सिंग होम खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। इस अस्पताल में प्रत्येक दिन रोगियों का इलाज होता है, और रोगी का मतलब क्या, संक्रमित व्यक्ति। यहाँ पर प्रत्येक दिन हज़ारों की संख्या में संक्रमित लोग आते हैं। उनका ब्लड लगा हुआ रुई, उस पर लगाया गया इंजेक्शन, उसको उसके शरीर में बांधी गई पट्टियाँ या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जो कि अगर आप उसको खुले में रख दें और कोई भी व्यक्ति या जंतु इसके संपर्क में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना होगा? इन सभी चीज़ों का निपटारा करना पड़ेगा। तो निपटारा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस स्लाइड को पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद देखिए। इस सबसे पहले आपको पता है कि ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इससे मानव को तो नुकसान होता है, अगर कोई जानवर भी इसके चपेट में आता है तो जानवर भी संक्रमित हो जाता है। खास करके आप देखते होंगे कि कई हॉस्पिटल है और कचरा को बाहर में फेंक दिया तो कुत्ता वगैरह क्या करता है, उसको पूरा इधर उधर बिखेर देता है। अब अगर कुत्ता उसको बिखेर रहा है, फिर वो कुत्ता क्या रहा है, मानव बस्ती में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वो जो पट्टी है उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो हमारे आसपास के कम्युनिटी में, आसपास के समुदाय में भी फैलता है, और इसके फैलने से मानव में भी, जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा कोरोना काल में बहुत सारे रोगी जो पेशेंट रहते थे हॉस्पिटल में, जिसका इलाज होता था, और उस इलाज के दौरान उसको जो सुई लगता था, जो कॉटन यूज होता था, जो मास्क यूज होता था, उसको क्या किया, अगर कचरे में फेंक दिया, उस कचरे को क्या करता था, बहुत सारा जो आवारा पालतू जंतु होता है वो आसपास के समुदाय में फैला देता था, जिसके वजह से
इस बीमारी की फैलने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती थी। इसे अब इसको हम लोग को ख़त्म कैसे करना है? या तो इसको ख़त्म करने के लिए दो उपाय हैं, या तो बड़ा सा गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में इन सभी अवशिष्ट पदार्थ को रख करके ऊपर से मिट्टी डाल करके उसको नष्ट कर दीजिए, या फिर इसको ख़त्म करने के लिए आपको जो है ना इंसिनेटर या फिर भस्मक एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी में ताप को क्या करता है, रिलीज करता है। देखे हुए जैसे गैस वेल्डिंग वगैरह करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो कि हाई टेम्परेचर वाला यंत्र होता है। तो आपको इस कचरा को क्या करना, उस हाई टेम्परेचर पर डाल करके जला देना, समझे? क्या बोले? हाँ, जलाने से इस प्रकार का जो कचरा है वो समाप्त हो जाएगा। पर देखिए आप प्रदूषण तो फैलेगा हल्का सा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि उच्च तापमान पे जब इसको जलाइएगा, कोई भी उष्मा को जब आप उच्च तापमान पे जलाते हैं तो उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। अब मान लो 100% प्रदूषण कहीं फैल रहा है और उसको 2% प्रदूषण फैला करके उस प्रदूषक को अगर ख़त्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं तो 98% तो सुरक्षा मिला। तो उसी बात को आप मान लीजिए। हम मानते हैं कि इस कचरे को जब जलाया जाएगा तो इससे धुआं निकलेगा और धुआं होने से प्रदूषण फैलेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसका जो संक्रमण हमारे आसपास के क्षेत्रों में होगा उससे तो बचेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अत्यधिक तापमान पर इसको जलाया जाना। और जब किसी चीज़ को आप अत्यधिक तापमान पर जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं निकलने की संभावनाएं काफ़ी कम होती है। हाँ, इसी को अगर लो तापमान पे हम लोग अगर जलाते हैं तब जाकर के धुआं निकलता है। आप देखे होंगे कि कहीं अगर आग जल रही हो तो उससे कम धुआं निकलेगा, और आग कम जल रही हो और उससे क्या होगा, धुआं अधिक निकलेगा। तो इन कचरे को हमको क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे जलाना है। अच्छा सवाल आपने क्या, इस कचरे को आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे जलाना है। हल्का सा प्रदूषण होगा, लेकिन लगभग जो प्रदूषक हैं वो इसके कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल का जो कचरा है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सीखे कि जनसंख्या हम लोगों का बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इस हॉस्पिटल में बहुत सारा कचरा फैल रहा है, जैसे कि रुई हो गया, जैसे कि डिस्पोजल हो गया, जैसे कि मानव के कटे हुए अंग भी हो सकते हैं, संक्रमित रुई भी हो सकता है, या फिर मास्क हो सकता है, या फिर ऑपरेशन करने के दौरान, या फिर किसी का हड्डी वगैरह टूट गया तो उसको जो रिपेयर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो ये सभी कचरा के रूप में हॉस्पिटल के बाहर में अगर फेंक देते हैं तो ये क्या है, खतरनाक कचरा है। ये कचरा तो है ही, लेकिन इस कचरा में वायरस और बैक्टीरिया की भी रहने की संभावना है, जिसके वजह से अगर ये इसके संपर्क में कोई जानवर आता है और जानवर के माध्यम से अगर कोई मनुष्य आता है तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। तो ऐसे कचरे को समाप्त करने के लिए क्या करना, दो उपयोग करना, या तो गड्ढा करके इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, या फिर इसको उच्च तापमान पर जला दीजिए, जिसके बाद इस प्रकार की जो कचरा है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट्स लेकर के। और ये हम लोगों था हॉस्पिटल के कचरा का निपटारण। अगला है कि कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव। आप सबको पता होगा कि 1960 ईस्वी से पहले हम लोग के देश में कृषि को लेकर एक बहुत बड़ी समस्याएं चल रही थी। पता ही होगा कि हमारे देश में फसल पैदावार जो था वो काफ़ी कम हो गया था। जनसंख्या एक तरफ बढ़ रही थी और खेतों में फसल उपज ही नहीं रहा था, जिसके कारण हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि को बेहतर बनाने के लिए एक क्रांति लाई, जिसका नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति में वैज्ञानिकों ने क्या किया, उच्च गुणवत्ता वाले खाद और बीज किसानों को उपलब्ध कराया, और खाद बीज से फसल अच्छा ग्रो करे, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रासायनिक उर्वरक, जिसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, जिसमें यूरिया, डीएपी और पोटास आता है, और साथ ही साथ पौधे को कीड़ा से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशक या फिर केमिकल वाला स्प्रे का विकास कर लिया। अब वैज्ञानिक लोग फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए डीएपी, यूरिया, पोटास या फिर स्प्रे या बीएसई पाउडर, इन सभी चीज़ों का तो आविष्कार कर लिया। लेकिन ये सभी वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति में एक बार अगर, या मिट्टी में एक बार अगर फैल जाए तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं।
अगर मान लो कि आपने किसी पौधे पर स्प्रे कर दिया, जैसे आपने कोई फल लगाया, कोई सब्जी लगाया, फिर आम के पौधे में स्प्रे कर दिया, तो उस पर जो स्प्रे होता है वो बरसों तक नष्ट नहीं होता। अगर बारिश हुआ स्प्रे धुल जाएगा, धुल करके पानी के रूप में जलाशय में चला जाएगा, और जलाशय में जाने के बाद वहाँ जितनी भी मछलियाँ होगा, जितने भी जलीय जीव होंगे उसको प्रभावित कर देगा। अगर कम मात्रा में गया तो जलीय जीव उसको ग्रहण भी कर लेगा, और फिर उस जलीय जीव को पकड़कर हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी घूम फिर करके वो जो टॉक्सिन है, वो जो जहर है, जो आप कीड़ा मारने के लिए अपने पौधे पर स्प्रे किए थे, वो घूम फिर कर हमारे पेट में आ जाता है, जिसके कारण मानव में भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि जितना कम से कम हो सके यूरिया, डीएपी, पोटास, बीएसई पाउडर या फिर स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। इसके बदले में हम लोगों को जैविक खाद पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खाद मैंने क्या कि बायो फर्टिलाइज़र बनाना चाहिए। गाय के गोबर का जो गुआ होता है उसको खेत में डालना चाहिए। मृत पौधों के फलों के छिलके को कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो पदार्थ हैं ये मिट्टी के अंदर सड़ गल करके ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा भी देगा, और इससे हम लोगों को पर्यावरण में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव। देखिए हमने जो भी बात बोला वही इसमें स्लाइड में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ इसको देखते हैं। कहता हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव अकार्बनिक उर्वरक, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अजैव अकार्बनिक उर्वरक, इसी के अंतर्गत आता है कौन कौन, डीएपी, यूरिया, पोटास या फिर बीएसई पाउडर या जितने भी केमिकल्स हैं जिसको कि आप खेत में डालते हैं। क्या ये क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। मतलब क्या है, एक प्रकार का रासायनिक खाद है, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक खाद है। और पीरकनाशी जिसमें कि आप बीएसई पाउडर को जोड़ सकते हैं, का प्रयोग कई गुना बढ़ गया। माने लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेत में खाद डालेंगे उतना ज़्यादा फसल उपजेगा। आजकल कोई ऐसा किसान नहीं होगा जो कि चाहेगा कि हमारे एक कट्ठा में 1 मन अनाज उपजे, वो चाहेगा 1 कट्ठा में 2 या 2.5 मन अनाज उपजे। तो उसके लिए वो क्या करता है कि धड़ल्ले से खेत में क्या कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा है। और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसमें क्या क्या रहा है, इसमें नाइट्रेट है एवं फास्फेट है। इसमें क्या क्या है जी, नाइट्रेट है और फास्फेट है। जब भी वर्षा होती है तो ये नाइट्रेट और फास्फेट वर्षा जल के साथ धुल करके हमारे जलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाती है। और आपको पता ही है कि जब ये जलाशय में जाकर के एकत्रित होगा तो क्या होगा कि जल में पाए जाने वाले जितने भी जलीय जीव हैं इस पर उसका क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस जलीय जीव की वजह से आपको पता ही होगा कि हमारे प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे मान लो कि आपने जितना भी रासायनिक उर्वरक खेत में डाला वो धुल करके चला गया क्या, पानी में, और पानी में जलीय जीव उसको ग्रहण कर लिया। और आपको पता है कि जलीय जीव में मुख्य रूप से मछली पालन होता है और हम लोग मछली को खाते हैं। तो फिर वो मछली के माध्यम से हमारे शरीर में ये जैविक खाद आ जाएगा। और ये जैविक खाद क्या है, एक प्रकार का टॉक्सिन है जो कि क्या करेगा, हम लोगों को हानि पहुंचाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए इससे बचने के लिए हम लोगों को जितना हो सके कृत्रिम उर्वरकों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना, गाय के गोबर को गुआ के रूप में खेत में डालेंगे, मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को खाद के रूप में बना करके खेत में यूज करेंगे। और अगर इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है हम लोग इससे बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना, जैविक खेती करना या फिर कार्बनिक खेती करना। देखिए जैविक खेती या कार्बनिक खेती क्या होता है, हानिकारक प्रभाव के कारण एग्रो रसायन का उपयोग घटा है। खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीरकनाशी एवं अन्य रासायनिक का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं के बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खेती या कार्बनिक उपयोग में लाना। आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं, आप सब नाम सुने होंगे। जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटायरमेंट लिए तो रांची के पास उन्होंने क्या किया, काफ़ी बड़ा सा लगभग समझिए कि सैकड़ों बीघा का अपना प्लॉट खरीदा।
और उसमें उन्होंने क्या किया, यही ऑर्गेनिक खेती शुरू की। क्या की? ऑर्गेनिक खेती उन्होंने शुरू की। कार्बनिक खेती बोलिए या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। और जो फल आपको 100 रुपये किलो में मिलता है, अगर वही फल को महेंद्र सिंह धोनी अपना टैग लगा करके ऑर्गेनिक खेती करके उस फसल को उससे 5 गुना दाम में मार्केट में बेच रहे हैं, और इतना ज़्यादा बिक भी रहा है कि वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। यानी धोनी के ऑर्गेनिक खेती का मतलब हुआ क्या कि आप केमिकल से किसी भी खाद का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि हमको लगाना गेहूँ, तो गेहूँ के पौधे को क्या करना, ना तो उसमें BSE पाउडर डालना है, ना ही उसमें यूरिया डालना, ना ही DAP डालना, ना पोटाश डालना। अगर उसका ग्रो नहीं हो रहा है तो उसमें गाय का गोबर डाल देंगे। जितना भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसके बदले में क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे। समझे? गाय का गोबर से करेंगे, शुद्ध पानी डालेंगे, किसी भी प्रकार का केमिकल डाल करके खेती नहीं करेंगे। अगर मान लो थोड़ा सा फसल कम ही उपजा, अगर आप देखभाल अच्छे से करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करके भी फसल उत्पादन अधिक होगा, और उससे जो फल बनेगा वो 100% क्या होगा, टॉक्सिन मुक्त रहेगा। अभी जैसे आप देख रहे हो भारत में पहले लोग जीता था 100 वर्ष, अब हम लोग के भारत में जो आयु है वो घट करके 60 से 70 वर्ष हो गया। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती अब नहीं कर रहे हैं, हम लोग केमिकल पर आधारित खेती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देना चाहिए। केमिकल खेती में कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान है, इससे हमारे बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन जाता है और हमारी आयु जो है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। तो यही है क्या जी, जैविक खेती या कार्बनिक खेती। तो चलिए आप इसको भी आराम से नोट कर लीजिए, और आप आराम से ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या पड़ेगा? देखो, पेड़ पौधे के मृत अवशिष्ट पदार्थ, जानवरों के मलमूत्र, कृषि अवशिष्ट, ये सब से बन जाता है जो खाद बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। समझे? क्या बोलते हैं उसको? बायो फर्टिलाइज़र। उसका उपयोग करके आप लोग जो खेती करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खेती। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, एक है रेडियो एक्टिव अवशिष्ट। रेडियो एक्टिव अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कचरा। समझे? अगर इसके प्रभाव में कोई लोग आया तो कहीं ना कहीं समझिए कि उसमें भयंकर भयंकर कैंसर जैसे जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब कहाँ से निकलता है? जैसे कहीं से, जैसे परमाणु संयंत्र, यहाँ से भी निकल सकता है, कहीं पर बम बना रहा है या फिर कहीं पर विद्युत का प्लांट लगा रहा है, समझे ना, या फिर आपको कई जगह से रेडियो एक्टिव जो है ना अवशिष्ट पदार्थ निकल सकते हैं। और ये भी एक प्रकार का बहुत ही भयंकर कचरा है, और इस कचरा की वजह से बहुत सारा जो है नुकसान जो है झेलने को मिल जाता है। तो देखिए क्या क्या है कि किसी समय नाभिकीय ऊर्जा काफ़ी सुरक्षा वाली और विद्युत उत्पादन का अप्रदूषणकारी स्रोत समझी जाती थी। जैसे लगता है कि अगर हम विद्युत का उत्पादन करेंगे तो विद्युत के उत्पादन में सबसे कम अगर प्रदूषण फैलाता तो वो किसके द्वारा फैलता है? आपके दिमाग में होगा, इसके लिए हम लोग को नाभिकीय ऊर्जा लेना। आपको पता होगा ना, विद्युत हम लोग अपने देश में कितने तरह से बनाते हैं। एक तो पानी से बनाते ही हैं, पन बिजली से, एक कोयला से बनाते हैं, कोयला को जला करके। तो पानी से जो हम लोग विद्युत बनाते हैं वो तो एकदम 100% प्रदूषण फ्री है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी को बांध दिए और उसके पानी को गिराते हैं ट्यूबवेल पर, ट्यूबवेल घूमता है, घूमने के बाद यांत्रिक ऊर्जा जो है वो बन जाता है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फ्री है, लेकिन इससे काफ़ी अधिक संख्या में विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता। इसके लिए पानी में फ्लो होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग के देश में क्या है कि गर्मी के समय में पानी नदी में सूख जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता है। दूसरा विकल्प क्या है? तो दूसरा विकल्प है कोयला को जला करके विद्युत बनाना। आप कोयला को जलाएंगे तो उससे और भी अधिक प्रदूषण होगा, ये माने कि बिजली बनाने के चक्कर में प्रदूषण होगा। तो तीसरा उपाय क्या है? सूर्य के प्रकाश से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सबके छत पर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है, समझे। और ये सौर ऊर्जा क्या है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है कि आप सौर ऊर्जा लगाइए, एकदम हम आपको कम EMI लेंगे, और साथ ही साथ आप जो विद्युत बनाइए और अपना विद्युत स्वयं यूज भी कीजिए। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो सरकार को आप बेच भी दीजिए, सरकार उसके बदले में उल्टे आपको रुपया भी देगी।
तो ये योजना काफ़ी कारगर है, चूँकि घर घर अगर सोलर प्लेट लग जाए तो कहीं ना कहीं विद्युत का उत्पादन हो सकता है। लेकिन इसमें भी समस्या है, अगर बारिश का मौसम आ गया तो हो गया, विद्युत उत्पादन कम हो जाता है। ठंडी के समय में 15-15 दिन तक उसे विद्युत उत्पादन नहीं होगा, तो फिर उस स्थिति में ये मामला फंसता है। तो सबसे सटीक ऊर्जा का उत्पादन होता है किससे? नाभिकीय ऊर्जा से। किससे होता है जी? नाभिकीय ऊर्जा से। और लगता है कि नाभिकीय ऊर्जा से अगर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो ये प्रदूषण फ्री है, लेकिन ऐसा भी बात बिल्कुल नहीं है। ये भी क्या है कि बाद में यह पाया गया है कि कई प्राकृतिक समस्याएं रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से संबंधित होती है। अरे हमारे पृथ्वी पर कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, कई बीमारियों का ट्रेंड चलता है जिसमें पता चलता है कि अरे इसके लिए तो नाभिकीय ऊर्जा ही जिम्मेदार है। क्योंकि जहाँ भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगा वहाँ पर एक प्रदूषण निकलेगा जिसका नाम होता है रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी तत्व निकलता है। और ये रेडियोधर्मी तत्व मानव शरीर में प्रवेश करके दुनिया का सबसे खतरनाक रोग, कैंसर जैसे रोग को भी उत्पन्न कर सकता है। तो बाद में पता चला कि ये इससे भी जो हम विद्युत बनाते हैं या ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो कई मायने में ये जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है ये भी क्या है, प्रदूषण का एक कारण है। तो अब इससे निपटने के लिए हमको क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। आप भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, हम ले लिए हैं। देखिए अब इससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि नाभिकीय रिएक्टर एवं नाभिकीय ईंधन आरंभ में न्यूक्लिक ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना गया था। शुरू में सबको लगता था क्या कि ये जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर है, जो हम लोग परमाणु के माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा को बना रहे हैं, ये क्या पोल्यूशन फ्री है। लेकिन बाद में यह पता चला कि न्यूक्लिक ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक खतरनाक और अंतर्निहित समस्या है, लेकिन इसमें आकस्मिक रिसाव या रेडियोधर्मी अवशिष्टों को सुरक्षित निपटारण की समस्या का अंतर्हित है। यानी अगर आप चाहें तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इसको रोक सकते हैं। देखिए कुछ विकासशील देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस एवं इंग्लैंड जैसे देशों ने पिछले दशकों में समुद्र के जल में अनेक नाभिकीय टेस्ट किए हैं। भारत भी करता है, आपको पता होगा पोखरण परीक्षण हम लोग कर लिए, कहाँ पर, रेगिस्तान में जा कर के। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी करते हैं 10 साल में, 15 साल में। लेकिन जो विकासशील देश है जो कि दूसरे पर नियम कानून लादते रहता है, जैसे हम कौन कौन रहे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब क्या करता है, लगातार साल में 2 बार 3 बार क्या करता है, समुद्र में जा कर के क्या करता है, नाभिकीय टेस्ट करता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र के जल में एस्ट्रासियम 19, सीजियम 137, कार्बन 14 एवं ट्रिटियम जैसे धातक रासायनिक पदार्थों की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अगर आप समुद्र में जाकर के टेस्ट करते हैं, क्या जी, परमाणु टेस्टिंग करते हैं, तो समुद्र के जल में आपको ये सब जो दिख रहा है, क्या क्या, एस्ट्रासियम 19, सीजियम 137, कार्बन 14 एवं ट्रिटियम जैसे ये घातक रासायनिक पदार्थ हैं जिसकी मात्रा हमारे समुद्र में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसके संपर्क में कोई भी जलीय जीव आएगा तो समझ जाइए कि उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो क्या क्या नुकसान होगा, अब इसमें क्या है कि जितने भी इसमें मान लो कि कोई जलीय जीव है, इन सभी खतरनाक पदार्थ के अगर संपर्क में गया तो जलीय जीव तो प्रभावित होगा ही, और अगर इस जलीय जीव के संपर्क में मानव आ गया तो समझिए ये रेडिएशन सीधे मानव के शरीर में भी आ जाएगा। और मानव के शरीर में अगर एक बार रेडिएशन आ गया तो इसका प्रभाव बरसों तक दिखेगा। आपको पता होगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बम गिराया गया, अभी भी उसके प्रभाव में इतना रेडिएशन उस इलाका में फैला कि अभी भी वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना हिरोशिमा और नागासाकी में, अभी भी विकलांग बच्चा पैदा लेता है। तो समझ सकते हैं कि रेडिएशन कितने दिनों तक अपना प्रभाव छोड़ती है। नाभिकीय ऊर्जा घरों में तकनीकी खराबियों के कारण उस क्षेत्र के मनुष्य और जीव जंतुओं को हमेशा खतरा बना रहता है। अप्रैल 1986 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के चेरनोबिल ऊर्जा स्टेशन में होने वाले विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी में दबा दिया जाता है या समुद्र में कम से कम एक। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो रेडियोधर्मी जो संयंत्र है लीक भी होता है।
और जिस जिस एरिया में ये अगर लीक हुआ है तो समझो हजारों व्यक्तियों की जान ये ले लिया है। अगर कोई भी देश इस रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करता है तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि इस पदार्थ को क्या करे, इसका जो कचरा बने ना, इसका एक मात्र उपाय कि इसको बहुत अधिक गहराई में, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अधिक गहराई में जाकर के मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, या फिर समुद्र के गहराई में इतना नीचे में इसको डाल दीजिए ताकि ये भविष्य में भी कभी भी किसी भी कारण मानव के संपर्क में ना आ पाए या वहाँ तक कोई जीव जंतु भी पहुँच ना पाए। तभी जाकर के हम लोग इस नाभिकीय कचरे को समाप्त कर सकते हैं। यानी दुनिया में सब कचरा को इधर उधर फेंक देंगे, कम प्रदूषण फैलाएगा, लेकिन अगर नाभिकीय कचरा कहीं रह गया तो कहीं ना कहीं ये दुनिया का सबसे खतरनाक कचरा है। तो इसको निपटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि या तो इसको समुद्र में कम से कम 1000 फैदम, काफ़ी किलोमीटर नीचे गहराई में छोड़ दीजिए, या फिर इसको क्या कीजिए कि आप मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नीचे गड्ढा डाल करके रख दीजिए, जहाँ तक कोई भी जीव या जंतु इसके संपर्क में ना आ सके। तभी जाकर के आप लोग नाभिकीय कचरे का निपटारा कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो सबसे खतरनाक क्या है, जो सबसे खतरनाक हमारा जो कचरा है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर्स, यानी यहाँ पर जो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये सबसे खतरनाक कचरा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इस टेस्टिंग से इतने अधिक कचरा निकल रहा है कि ये कचरा सीधे अगर मानव के संपर्क में आवे या किसी भी जीव जंतु के संपर्क में आवे तो उसके लिए काफ़ी अधिक खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि लोग इसका परहेज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो खुलेआम समुद्र में जा कर के नाभिकीय विस्फोट करा रहे हैं। समझे, नाभिकीय विस्फोट का जो अब जितने भी नया नया देश है जो कि परमाणु बम बनाने के होड़ में लगा हुआ है, तो परमाणु बम बनाने के बाद उसको टेस्टिंग करना होगा। या ये लोग टेस्टिंग कहाँ करेगा, या तो समुद्र में जाकर या तो किसी रेगिस्तान में जाकर के जहाँ कई किलोमीटर दूर तक किसी का घर ना हो, लेकिन जहाँ भी आप टेस्टिंग करेंगे वहाँ से रेडियोधर्मी पदार्थ का कचरा निकलेगा। आप उस कचरे को क्या करते हैं, उसको आपको या तो समुद्र में 1000 फैदम की गहराई में डालना है या तो मिट्टी में काफ़ी नीचे तक इसको दबा देना है। तो दोनों में से कोई एक काम करके ही आप लोग इस प्रकार के कचरे का निपटारा कर सकते हैं, वरना इस प्रकार के कचरे का निपटारण करने का कोई अर्थ नहीं बचता। तो हम लोग आज बहुत सारे जितने भी कचरे हैं, यानी 8 नंबर वीडियो और 9 नंबर वीडियो में जितने भी अतिरिक्त प्रदूषक थे, कौन कौन सा था, जैसे कि नगर पालिका कचरा वाला प्रदूषक वो कैसे फैलता है, उससे क्या क्या नुकसान होता है, उसका कैसे निष्पादन किया जा सकता है। दूसरी बात कि हॉस्पिटल का जो कचरा है वो कैसे फैलता है, उससे क्या क्या नुकसान है और उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में जाने। इसके बाद आज हम लोग जाने कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियोधर्मी जो कचरा है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे निपटारा किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण। क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है कि साउंड प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि कहीं पर डीजे बज रहा है और कहीं पर कोई सत्संग हो रहा है, 4-10 दिन से कहीं पर रामधुनी हो रहा है, जागरण हो जा रहा है, और आपको क्या लगेगा कि अगर कान में वॉइस इतना भर गया है कि अगर एकाएक उस साउंड को बंद कर देना तो बगल में कोई सामान्य बात अगर बोल भी रहा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। समझे, लगेगा कि आप ऊंचा सुनना शुरू कर दिए। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, मानव का कान लगातार सभी ओर के मानव निर्मित शोर द्वारा आक्रामित होता रहा है। अब आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ ही स्थान पर शांति प्रबल रह गया। आपको पता ही है कि मानव की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि मानव जहीं तहीं इतना शोरगुल मचा करके रखा है कि ये हमारे लिए क्या है कि अशांति का विषय बन गया, और इससे हमारी जो ध्वनि है ये प्रदूषित हो रही है, और इससे मानव कान को और मानव के मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। जैसे अभी अब छुट्टी देंगे, रोड जाम हो गया, अब पता है कि आगे कोई ट्रक फंसा है या कुछ भी है, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग को देखिए कि जानबूझ कर हॉर्न बजा रहा है।
अरे उसके आगे में एक रत्ती जगह है नहीं, वो कैसे साइड दे देगा? अगर आप पीछे से ज़्यादा हॉर्न मारिएगा तो क्या वो खुल जाएगा? आप एक और प्रयोग करिए, केबिन जहाँ गिरता है, अब पता है कि केबिन बंद है और ट्रेन जो है ना एक निश्चित स्थान से पार होगा ना, तब ये जाकर लॉक हो जाता है उसका केबिन। जो ही ट्रेन आने वाला लगता है ना, तो कुछ मीटर इधर कुछ मीटर उधर, दोनों के बीच में जब ट्रेन आएगा ना तो ऑटोमेटिक उसका केबिन लॉक हो जाता है। अगर वहाँ ट्रेन आ जाएगा ना तो उसका केबिन खुलबे नहीं करेगा, कतो प्रयास कर लीजिए। और ट्रेन उसके केबिन से कुछ दूर अगर चल जाएगा ना तब ये जा कर के वो खुलेगा। लेकिन क्या है कि ट्रेन जो ही पास हुआ कि जितना दोनों तरफ से मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। आप ज़रा सोचो कितना हॉर्न बजा लोगे तो केबिन खोल देगा। लेकिन उस हॉर्न बजाने के चक्कर में 1 मिनट में अगर कोई सोया भी है ना गाड़ी में तो उसको पता चल जाएगा अब हुआ क्या, लगता है हलचल हो गया, मार हो गया। तो इस प्रकार की समस्या को ही हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? मानव निर्मित शोर है। याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण क्या है? मानव निर्मित शोर है। मतलब मानव के क्रियाकलाप के द्वारा जो अत्यधिक वॉइस उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ध्वनि प्रदूषण। क्या है? अरुचिकर ध्वनि जिसमें क्लेश उत्पन्न होता हो, शोर कहलाता है। इससे अनुचित स्थान में अनुचित समय पर होने वाली ध्वनि भी कहा जा सकता है। शोर प्रदूषण का अर्थ है कि वायुमंडल में संक्षेपित अनैच्छिक ध्वनि जो स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी हमारे वातावरण में एक शांति है, लेकिन इस शांति में हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के माध्यम से हॉर्न बजा करके, लाउड स्पीकर लगा करके, डीजे बजा करके, पटाखा फोड़ करके करे एवं विभिन्न प्रकार के धमाका करके हम लोग क्या करते हैं? वातावरण में कोलाहल उत्पन्न करते हैं, एक अशांति उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करता है। तो इस समस्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और आगे हम लोग बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण के 2 लक्षण होते हैं, समझे? तो चूँकि आज ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो ही नहीं पाएगा और बहुत सारे बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी हम आपको 10वां वीडियो में बताएंगे ध्वनि के गुण, समझे ना? और ध्वनि के क्या क्या गुण हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए।